बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। आज फारूकी साहब हमारे बीच में हैं, उनके सामने और कोई गालिब पे बोले वो हिमाकत होगी। पर मैं बहुत खुश हूं कि अभी जिक्र हुआ कि सियासत और शायरी, तो कहाँ तालमेल बैठता है ये मुझको भी नहीं मालूम है। और आजकल हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां साहित्य अपने आप में एक शेर का तवज्जो चाहती है। तो आजकल तो फारूकी साहब, हम लोग जो उसमें शिरकत करते हैं, जो शेर याद आता है मुझे गालिब का, बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो आजकल कुछ तमाशा चल ही रहा है। बाजीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। अब देखिए इस तमाशे से कहाँ निकलते हैं। पर मैं चाहूंगा फारूकी साहब, आप गालिब पर, क्योंकि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है। रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों, मेरे समझ से गालिब के बगैर कुछ काम अब बंद हो रहे हैं और उन पर हम सबको तवज्जो देने की जरूरत है। जो उनकी शख्सियत था, जो उनका नजरिया था, वो आज एक बार फिर से हम सबको उसको याद करने की जरूरत है। तो मैं फारूक साहब से, हमारे प्यारे दोस्त छोटे भाई पवन वर्मा, आप लोगों को अक्सर लोगों को मालूम ही होगा कि मैंने इनका नाम सुना जब इन्होंने गालिब पर किताब लिखी अंग्रेजी में। 40 बरस उसको हो रहे हैं। उस वक्त ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सिविल सर्विस में थे मेरी तरह से। और मैंने कहा यार कमाल है कि ये सरकारी नौकर होकर के ये इस कदर अक्लमंदी की बातें कह रहा है और वो भी गालिब के बारे में कह रहा है। ढूंढा ढूंढा इनको मैंने पूछा, भाई क्या है, तू कैसा है। इनकी किताब तबसरा लिखा था मैंने, शायद उनको याद न हो, लेकिन मैंने उसमें एक नुक्ता इन्होंने बड़ा अच्छा निकाला था जिसकी मैंने बहुत दाद दी थी। हमारे यहाँ गालिब को लोग अक्सर, गालिब क्या जितने भी शायर पुराने ज़माने के थे, उनको खुद हमारे ही लोग बुरा भला कहते हैं कि साहब कसीदा लिखते हैं साहब ये। कि साहब देखिए साहब ये तो इनाम पाने की खातिर बकवास बकते रहते हैं। अब बहादुर शाह के पास देने के लिए था ही क्या। बेचारा एक वो अपना ऐसे ही बिल्कुल तकरीबन नंगा बादशाह, उससे उसकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर रहे हैं, उसे क्या मिलना था। तो अब ये हमारे आदमी ने कही ये बात, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे बहुत बड़े आदमी ने ये बात कही। अब इस कदर तहज़ीब से बेखबरी, और एक शख्स जो उस तहज़ीब में बराह रास्त नहीं है, यानी पवन कुमार वर्मा, उसने ये बात पैदा की, कि बताई बल्कि कि भाई हर तहज़ीब में हर तरह के लोगों के हर तरह के काम होते हैं। शायर का काम यही होता है कि वो जो मौका है, जो 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 ज़रूरत है, उसकी तारीफ़ करे, और तारीफ़ करने में उसका हक़ है कि वो तारीफ़ करे। उसका हक़ है कि उस तारीफ़ को सुना जाए और उस तारीफ़ को फिर उसको दाद दी जाए, और दाद अगर हो तो और भी इनाम उसको दिए जाएँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो अपने-अपने काम है, हर एक का काम अलग-अलग होते हैं, उनका काम ये था। तो ये इतना उम्दा नुक्ता इन्होंने पैदा किया जो कि अदबी अदबी वो समाजियात कह लीजिए, आप एंथ्रोपोलॉजी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसका एक बहुत अहम नुक्ता जो हम लोग बाहिर है कि भूल चुके हैं। तो पवन मेरे तब से इनसे मेरे मरासिम हैं, फिर बहुत ज़ाहिर है मिलना-जुलना रहता है। और ये है कि आज के ज़माने में जबकि आदमी को जीने की फुर्सत नहीं है, तब भी ये कुछ न कुछ अदब से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो मैं इनकी तरफ, आपकी तरफ से इनको, अपनी तरफ से इनका इनका खैर मकदम दोबारा करता हूँ। अब जो इन्होंने बात कही, तो दोनों बातें एक साथ बड़े उन्होंने मज़ेदार कह दी। और कि अ, ये जो कहा कि साहब एक बागीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो और फिर उन्होंने तमाशा अहले करम वाला शेर भी पढ़ दिया। हालाँकि उसको पढ़ना चाहिए था यूँ कि बनाकर रईसों को हम भेस गालिब तमाशा अहले करम देख। तो लेकिन ये है कि बहरहाल बात है कि अब भई अब जो अहले करम थे वो अहले करम नहीं रह गए। और अब मजबूरन ये कहना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा वक़्त बुरा हम ही लोगों पर है, जो हम जो उर्दू तहज़ीब के छोटे-मोटे बच्चे नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे नहीं सही बल्कि उर्दू तहज़ीब की
गलियारों में बसने वाले कुत्ते बिल्लियाँ हैं। हम लोगों पर ज़्यादा वक़्त से दबाव पड़ रहा है इस वक़्त, और इसका अंजाम क्या होगा मैं नहीं जानता, और मैं सियासी गुफ्तगू करना जानता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात सन 57 के पस मंज़र में गालिब ने अपने लिए कही थी कि आप अपना तमाशाई बन गए हो। या मुझे कोई देखने वाला भी नहीं है जो उनके पूछे कि तू क्या है, बल्कि मैं खुद ही अपने को देख रहा हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब इस पस मंज़र में अगर आप ये शेर देखते हैं कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए ज़ार ज़ार क्या कीजिए, हाय हाय क्यों, तो कई बातें निकलती हैं। सबसे पहली बात यही निकलती है कि भाई इस ज़माने में शायर की ज़रूरत क्या है? बेचारे ऑडेन ने जब मसीहा लिखा था येट्स का 1939 में, तो उसमें जो उसने एक बात कही थी जो अब तक मुझे बिल्कुल मुझे कि मेरे मुझको मिसले किसी ख्वाब की मुसलसल मुझे याद रखता हूँ मैं, कि पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन। अब हमसे ये उम्मीद करना कि हम लोहार बन जाएंगे, हम बढ़ई बन जाएंगे, हम मेमार बन जाएंगे, उनके अपने अपने काम हैं। ये नहीं कि मना नहीं करता कि वो ये उनको कम नहीं समझता मैं, तो मेरा भी एक काम है। पवन ने जब बात कही थी, वो गालिब के काम यही था कि भाई वो थोड़े काम था कि वो जाकर के तलवार ले खड़े हो जाए अंग्रेजों के सामने, बल्कि उनको तो अपनी तहजीब का बचाव करना था, और उनकी तहजीब उनसे तकाजा करती थी कि तुम शायर हो, तुम्हारा काम ये है कि तुम अपने ज़माने के अपने मुल्क के लोगों को देखो, उनके बारे में बताओ। तो अब जब गालिब ये कहते हैं कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, तो पहला नुकता ये निकलता है कि भाई कोई काम बंद नहीं। और इस बात को बड़े 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 अच्छी तरीके से ब्रॉडस्की, जो बहुत बड़ा रूसी शायर और नावल नगार था, उसने कही कि भाई देखिए, म्यूनिसिपैलिटी को आपकी ज़रूरत क्या है? अब झाड़ू आप लगा सकते नहीं हैं, नाली आप साफ नहीं कर सकते हैं, चिराग आप जला नहीं सकते हैं, तो आपकी क्या ज़रूरत है? ठीक है कि आप बहुत बड़े शायर हैं, ये बहुत बड़े और भी कुछ होंगे, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी को आपकी ज़रूरत नहीं है। जो अवाम है, जो पब्लिक है, उनको तो हम लोगों का अलग ही एक काम है, और जब तक उस काम को हम ना समझेंगे कि हमारा काम क्या है, तब तक हम यही सलूक करते रहेंगे शायरों के साथ कि हम उनको भी म्यूनिसिपैलिटी का कारिंदा बना के समझेंगे कि भाई अबे तेरे होते हुए झाड़ू नहीं लगी आज गली में, क्या बात है ये? तो पहला तो ये नुकता निकलता है कि अच्छा, एक बात और देखिए, ये भी कह रहे हैं कि भाई अब मान लीजिए अपनी मजबूरी के बारे में कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया। अच्छा, उनको शिकायत बहुत थी, जितने बीमार थे भी उतने बीमार बताया भी करते थे अपने को, लेकिन थे बहुत बीमार, इसमें कोई शक नहीं। जो आखिरी ज़माने में आपको शायद मालूम होगा, ये ख्याल होगा, कितना अच्छा उन्होंने मिसाल दी थी कि मेरी पिंडली पर कई दाने निकले। और जिस तरह से किसी कौम में कोई आदमी अचानक बहुत बड़ा हो जाता है और सब लोगों को घेर लेता है, दाब लेता है, वैसे एक दाना बहुत ही बड़ा हो गया, उसने पूरी पिंडली को घेर लिया। अब उसमें ख़ैर जो उन पे, अब अच्छा, उस ज़माने में ना बेहोशी की दवा होती थी, ना कोई ऑपरेशन थिएटर था, घर पे आता था जर्रा, तो उनके जो शागिर्द और दोस्त व मद्दाह और सवाना निगाह हाली ने लिखा है कि वो मंज़र देखने के काबिल नहीं होता था, कि जब वो पूरी पिंडली को, उस बड़े ज़ख्म को खुरचता था, हड्डी तक पहुँच करके खुरच करके वहाँ से मवाद निकालता, फिर उसमें मवाद मरहम भर के पट्टी करता। वो कहते हैं कि मगर मिर्ज़ा साहब की ज़बान से एक चूँ भी नहीं निकलती थी। वो शिकायत तो ख़त में कर लेते हैं, पवन को लिख देंगे कि अरे भाई, तुम मेरा हाल कल अपने मेरे पड़ोसियों से पूछना, मुझसे क्या पूछते हो, मैं तो अब बहुत बुरे हाल में हूँ, मैं पड़ा हूँ। तो लेकिन दुनिया की शिकायत वो दुनिया ही से करते हैं, अपने आप से नहीं करते कभी। वो इस कदर ज़ब्त व बर्दाश्त के भी आदमी है, जहाँ ये भी है, वहाँ ये भी है। तो जब वो ये कह रहे हैं कि अब हम तो खस्ता हो गए, खस्ता माने होता है ज़ख्मी। ज़ख्मी ज़ाहिर है, हम लोग तो खस्ता खस्ता टिकिया-विकिया खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, हमको क्या मालूम कि खस्तगी किसे कहते हैं। लेकिन हुई जिनसे तवक्को खस्तगी में दाद खाने की, तो जिनसे उम्मीद थी कि भाई हमें वो दाद दाद देंगे खस्तगी की, वो हमसे ज़्यादा खुश रहते थे, सितम निकले। तो वो ये भी दिखा रहा है कि हम सब ऐसे ही हैं अब। बेचारा गालिब एक खस्ता नहीं, थोड़ी अकेला नहीं, हम सब खस्ता ऐसे ही हैं। अब हम खस्तों से तुम क्या लोगे, तुम क्या ले सकते हो, क्या लोगे आप? तो पहली तो ये बात निकलती है कि वो एक तरह से पूरी दुनिया का हाल शायर के हिसाब से बयान कर रहे हैं। तो एक बात फिर ये भी है कि जब मान लीजिए ये हमने कहा था अभी, तो कहा होगा, ठीक है, लेकिन आप फिर गौर कीजिए कि इसमें 2 लफ्ज़ कितने ज़रूरी हैं, जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि ऑर्डन ने कहा था ना कि पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन। कौन से काम बंद हैं? तो ये वो इस बात को समझ रहा है कि ये मुआशरा जो नया पैदा हो रहा है, वो शायर से काम माँगता है कि तुम क्या काम कर रहे हो? एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बहुत शुरू की बात है, तो एक वैसे ही अलीगढ़ में बहुत बड़ा जलसा, मैं नए
लोग जमा हुए थे, बहुत जलसा हुआ था यूनिवर्सिटी में। तो उसमें वही साहब जिन्होंने गालिब को ये कहा था कि ये बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, एक एक फटीचर बादशाह की तारीफ़ें करता है, वहाँ से मिलना ही क्या उसको है। उन्होंने वहाँ जाके ये फरमाया कि साहब आसाम में बाढ़ आई हुई है, आप लोग ये शायरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई वो ज़माना तब चला आ रहा है, जब से कि अंग्रेज़ बहादुर ने सिखाया हम लोगों को कि भाई शायरी-वायरी कुछ नहीं होती, तुम काम कितना कर सकता है। उनका जो फिलॉसफर था जेरेमी बेंथम, वो कह रहा था कि नाइटिंगेल क्या होती, भून के खाओ। गाना सुनने से क्या फ़ायदा है? उसने लिखा है कि ये बुलबुल वुलबुल क्या है, क्या काम आती है? अरे भून के खाओ तो एक बात भी है। उनका ये गुलाब का फूल ये किस काम का है? अरे उसके इत्र निकालो, लगाओ और बेचो, तब तो एक बात भी है। तो ज़माना इस कदर जिसे कहना चाहिए कि ज़रूरत परस्त हो गया था कि ज़रूरत किस चीज़ की है, किस चीज़ की नहीं है। वो ये बताना चाहते हैं कि अब नया ज़माना आ गया है, जब लोग शायर से पूछ सकते हैं कि भाई आप क्यों तारीफ़ कर रहा है इस आदमी की? इसके बाद तो कुछ देने लेने को भी नहीं है। तो वो बताता कि भाई मेरा तो काम यही था कि मैं नई से नई बात निकालूँ तारीफ़ करने वाले के लिए, जिसकी तारीफ़ की जा रही है। और इसका मुकाबला नहीं हो रहा है कि जिसकी तारीफ़ कर रहा है वो कितना बड़ा बादशाह है। वो चाहे मेरे मोहल्ले के ज़मींदार हो, चाहे वो मुल्क हिंदुस्तान के बादशाह हो। मेरी बात है कि मैंने क्या बात निकाली, तेरी तारीफ़ में मैंने कौन-सा जुमला ऐसा कहा, कौन-सा नुक्ता ऐसा निकाला जो जिन पर और लोगों की नज़र नहीं पहुँची थी। जब मैं लड़का था, जब थोड़ी बहुत फ़ारसी पढ़ता था मैं, तो हमसे भी ये कहते थे लोग, "अरे साहब ये क्या ये शायरी मुबालगा-वुबालगा होता है, ये कुछ इससे फ़ायदा नहीं।" तो हमने कहा भाई होगा बड़ा फ़ायदा। ख़ैर उसमें उसी ज़माने में बहुत मशहूर एक शायर थे, बहुत पुराने ज़माने के, उनका एक शेर मशहूर हुआ हमारे यहाँ कि उसमें वो कहते हैं कि "नो कुर्सी फ़लक नेहत अंदेशा ज़ेरे पाए।" अब यहाँ 9 आसमान माने जाते हैं हम लोगों के यहाँ, यानी इस पूरी तहज़ीब में 9 आसमान माने जाते हैं। 7 तो आसमान है और एक 8वाँ आसमान अर्श है जिस पर कि अल्लाह मियाँ बैठते हैं। ऊपर एक कुर्सी जिस पर कोई अर्श जिस पर कुछ उनकी कुर्सी रखी हुई, तो 9 हुए। तो वो कहता है कि वो 9 आसमान को जब मेरा ख़्याल तय कर लेता है, तब क्या करता है कि ता बोसा बर बर रकाब क़िज़िल अरसलां देहत, ताकि मेरे बादशाह क़िज़िल अरसलां के कि रकाब को जाके चूम सके, तब भी वो हाथ नहीं चूम सकता है। कि जब तक मेरा ख़्याल कि ये 9 के 9 आसमान तय करे, तब जा कर के कहीं मेरे ममदूह बादशाह की, अब आप कहेंगे ये हाँ कौन ये भगवा क़िज़िल अरसलां? अरे आए और गए कितने आते-आते रहते, क्या मतलब किसी को इससे? उनसे बड़े-बड़े लोग भी आके निकल गए, कोई उनका नाम नहीं जानता है। उनको इसकी परवाह नहीं थी कि उनका नाम कोई नहीं जानता, मेरा नाम लोग जानेंगे कि मैंने ये बात कही। तो शायरी तो नुक्ता निकालने का काम है ना। शायरी तो इस बात का है कि जो मामूली बात है, उन पे नुक्ता निकालो। ऐसी बात निकालो जो तुमको न सूझती हो। तो ये बात अब उस ज़माने से शुरू हो गया था अब ये। आपको ख़्याल होगा कि लॉर्ड मैकाले साहब ने जो मशहूर अपना नोट लिखा जिसको कि तारीख़ में मैकालेज़ मिनट्स कहा जाता है, उसमें उन्होंने जहाँ ये लिखा था कि हमको ऐसी तालीम चाहिए, दी जाए बच्चों को जो रंग के तो काले हों लेकिन दिल में अंग्रेज़ हों। फिर आगे उन्होंने और भी कहा, वो आप लोग भूल गए, वो सुनने के काबिल हो। उन्होंने उस ज़माने में ये था कि भई चाहे पाठशाला हो, चाहे मदरसा हो, चाहे बहुत बड़ा स्कूल हो, चाहे बहुत बड़ा गुरुकुल हो, सब में बच्चों जो दाखिल होते थे, उनको उनको वज़ीफ़ा मिलता था, लाज़मी था कि उनको स्टाइपेंड दिया जाए। अक्सर जगह तो खाना-वाना भी फ्री मिलता था, हॉस्टल में कोई ज़रूरत नहीं थी, गए अपना खाना खिलवा दिया लोगों को, लेकिन उनको स्टाइपेंड मिलता था। तो वो लिखता था, "अब ये क्या है कि आप पढ़ाते भी हैं, पैसा भी देते हैं?" अरे हमारी तरह स्कूल खोलिए कि पढ़ाइए, पैसा उनसे लीजिए। तो ये तहज़ीब आ रही थी अब। ये ख़त उनका उनका जो नोट है ये, जैसा कि मानो आप लोग जानते ही होंगे 1835 का है। तो ये तहज़ीब आ रही थी कि वो कारामद कितना है तुम? कितनी कारामद हो? तुम क्या-क्या कर सकते हो? कौन-सा काम कर सकते हो? अब ज़ाहिर बात है भाई मेरे गालिब क्या काम कर सकते हैं? ये हम ही क्या काम कर सकते हैं? शमसुर रहमान साहब भी ये अच्छा ये पास-वास हो गया, बड़ा अफ़सर बन गया, एमपी भी हो गया, लेकिन असल में क्या काम कर सकता है ये? दूसरे फीता नहीं मान सकता। उसको आप भी देखिए जूते की फीता बाँधे, इसको मोज़ा पहनाए। तो ये पहला नुकता इसमें निकल रहा है कि 2 चीज़ें पैदा हो रही हैं। एक तो ये कि भाई हम शायर हैं, हमारा काम बात से बात पैदा करना है, न होने से होना पैदा करना है और वो हमको आप लोगों को चाहिए नहीं है। लिहाज़ा हम हमारे होने से क्या फ़ायदा? और दूसरा ये जो तहज़ीब जो नई बन रही है, इस तहज़ीब में अब कारामदगी देखी जाती है। हाउ यूज़फुल आर यू? व्हाट कैन यू डू फॉर सोसाइटी? तो उसमें भाई हम तो कुछ भी नहीं कर सकता है। हम तो डॉक्टर भी पर नहीं है जो नब्ज़ फारूकी देख साहब करके आपको दवा लिखे। फारूकी साहब पवन साहब फरमाएँ। नहीं, मेरा ये कहना है कि म्युनिसिपैलिटी में शायद हम लोग का काम ना हो,
पर शायर की एक अना तो होती है, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। एक अना तो होती है। और जो उसकी टिप्पणी होती है अपने दौर पर, मैं समझता हूं वो म्युनिसिपैलिटी के काम से ज्यादा अहम है। अब तहजीब की बात आपने की, और अगर आज तहजीब में कुछ तब्दीली, कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन लाना है, इफ यू वांट टू चेंज सोसाइटी एज इट एग्जिस्ट टुडे, तो गालिब तो बहुत रेलेवेंट है। जब वो कहते हैं, जैसे माहौल पर हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। आजकल आप इसको जरा अपने दौर से जोड़िए। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। वेयर इज द स्पेस फॉर सिविलाइज डिस्कोर्स? सभ्य संवाद कहां गया? बात पर वहां जुबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। तो लोग अब या तो आप हमारे साथ हैं या आप बिल्कुल पूरी तरह से गलत हैं। ये जो एक माहौल बन गया है, इसमें जो गालिब के खुतूत हैं, जो उनकी शायरी है, और दूसरा गालिब सूफी मिजाज के थे। और मतलब जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके अपने फैमिली के लोग ये पूरी तरह नहीं समझ पाए कि शिया है कि सुन्नी है। तो ही लुक्ड अपॉन रिलीजन्स ऑफ ऑल काइंड्स विद ग्रेट रिस्पेक्ट। हम मुआहिद हैं, हमारा केश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं अज़ाए ईमा हो गईं। सूफी मिजाज के थे। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। तो मतलब उनकी जो सोच थी वो मजहब के नैरो डेफिनेशन से जो भी आजकल दिखने को मिल रहा है उससे ऊपर उठ के थी। गिला है शौक को दिल में भी तंगी, ये जाकर ये दिल में जो तंगी आ गई है, इसके खिलाफ गालिब म्युनिसिपैलिटी में काम न करते हुए आज रेलेवेंट है। ये जो तंगी आ गई है दिल है, गिला है शौक को दिल में भी तंगी ये जाका, गुहर में महव हुआ इज़्तिराब दरिया का। एक गुहर, तो ईच इंडिविजुअल इज अ गुहर। जब तक हम इसको नहीं, और एक रवायत हो गई है, वो उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, रौंदी हुई है कौक बे शहर यार की, रौंदी हुई है कौक बे शहर यार की, राजा की जुत्ती के नीचे रौंदी हुई है, इतराए क्यों न खाक सरे रह गुजार की। तो अब ये एक ऐसे माहौल में जहां पर तरजीह न दी जा रही हो कि एक तहजीब के साथ गुफ्तगू हो, आपका धर्म आपका मजहब कुछ भी हो, आपसे भी उसी तहजीब से गुफ्तगू हो, आपकी बात मैं सुनूं, मेरी बात आप सुने। और शायर का यह है कि खून आंख से टपकता है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका लहू तो फिर क्या है। तो आंख से टपकना होगा। क्या कहते हैं फारूक साहब? ये जो तुमने जो कहा, मैं शायर है कि मैं कौन होता हूँ इससे इनकार करने वाला। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि तुम लोग हमारे सुनने वाले पढ़ने वाले इन शेरों पर गौर करें, कि मतलब को देखें। मगर एक जो जिस नुक्ते पर ज़िंदगी के गालिब आपको तवज्जो दिला रहे हैं वो ये बिल्कुल नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि मेरे शेरों में से इस तरह के मतलब निकल सकते हैं और निकाले जाने चाहिए, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि अब वो ज़माना चला जा रहा है जिस ज़माने में इन चीज़ों के मतलब भी निकाले जाने थे। अब हम आज अगर निकाल रहे हैं, पवन अगर निकाल रहा है, मैं निकाल रहा हूँ, आप निकाल रहे हैं, तो ये गालिब की अज़मत है और उर्दू की शायरी की अज़मत है कि हम लोगों ने ऐसी शायरी बनाई और शायर इस तरह का बनाया
जो ऐसी बातें कह सकता है जो आज भी समझ में आती हैं कि हमारे कारआमद हैं, हमारे कार और मगर कारआमद किस मायने में कारआमद? फिर बात वही आती है ना कि आप किस मायने में कारआमद आपने कहा? अगर आप इस मायने में कारआमद कहा कि साहब इससे कुछ नतीजा निकलता होगा, तो ज़ाहिर है आप जो बात कह रहे हैं और हर बात का जवाब आपका फ़रीक़ मुख़ालिफ़ फ़ौरन दे देगा। एक तरह से एक मुबाहिसा हो जाएगा, डायलॉग हो जाएगा, मुनाज़रा हो जाएगा, आपने ये कहा, उन्होंने वो कहा। तो हम इससे अपनी ज़िंदगी के लिए सबक ज़रूर निकालते हैं, लेकिन वो सबक हमारी ज़िंदगी के लिए उसी वक़्त तक मानी ख़ैर है जब तक कि हम उसके मानी को समझते हों और उसको कबूल करते हों। अगर कबूल नहीं करते तो जैसे ये जो शेर तुमने पढ़ा कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँखें से न टपका तो फिर लहू क्या है? तो अब जब तक कि हमारी समझ में ये बात ना आए कि किसके बारे में बात हो रही है, काहे के लहू की बात हो रही है। अब ज़ाहिर बात है भई एक मोटा-मोटा तो मतलब बताइए कि आशिक के लिए कहा जाता है, बेचारा आशिक रोता है, आँसू बहाता है, इतना रोता है कि दिल खून हो जाता है, आँख से आँसू के बजाय खून निकलने लगता है वगैरह-वगैरह। मीर ने सब लोगों ने यहाँ से वहाँ तक सब लोगों ने कहा। तो अब एक तो ये हुआ कि इसको हम ले जा कर के एक दूसरी दुनिया में बैठा रहे हैं। इस मज़मून को, इस शेर को और हम ये कह रहे हैं कि जब तक कि तुम्हारे खून की गर्मी तुम्हारे अमल से ज़ाहिर न हो और दुनिया को नज़र ना आए कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, तब तक तुम्हारे बदन में लहू है तो क्या और नहीं है तो क्या। तो ये तो एक ऐसी बात हुई कि एक 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 बहुत बड़ा एक समझिए उसूल मान लीजिए इसे आप। ज़िंदगी एक उसूल निकल आया, इसमें से निकल आया, बिल्कुल सही है। या ये किसी गज़ल का मतलब कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है? तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? ज़ाहिर बात है कि भाई आज तो हर जगह सही मालूम होता है। कि तो लोग तू तू उसके बगैर तू तड़ाक के बगैर बात ही नहीं करते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस 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 शेर को गालिब के आप लोगों ने या आपके हमारे मुंतज़िमीन ने कार ने यहाँ मुंतखब किया, उस पर मैं गौर करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो गालिब के ये शेर कि हम लोग इस शेर को हमने जब पढ़ा बचपन में तब से लेके अब तक पढ़ रहे हैं। खुदा ने कितने बरस हो गए अब तो भूल भी गया कितने बहुत दिन से पढ़ता चला आ रहा हूँ मैं। तो ये समझ में अब मेरे आने लगा धीरे-धीरे कि इसमें किस बात की तरफ इशारा हो सकता है। शेर की खूबी ये नहीं होती कि उसमें एक ही मानी है। खूबी ये होती है कि उसमें बहुत से मानी हैं, बहुत से मानी निकल सकते हैं और जितने अच्छे जितने ज़्यादा मानी आप निकालेंगे, उतने ही वो शेर ज़्यादा अच्छा और बड़ा माना जाएगा। तो बिल्कुल हर बात सही है कि हम किसी भी कौल से ख़ासकर ऐसे कौल से जो हमारी शायरी में, ग़ज़ल में मिलता है, हम सबक ले सकते हैं और सबक हमें लेना चाहिए अगर हम वाक़ई अपने को मुहज़्ज़ब समझते हैं। अगर हम समझते हैं कि हम कोई किसी तहज़ीब के अगर नुमाइंदा ना सही, कम से कम तहज़ीब के पाले हुए तो हैं, उसके परवरदा तो हैं। अगर हैं तो हमें इन चीज़ों से इन इन शेरों से या किसी भी शेर से हमें सबक लेना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है, इस हमको हम क्या बता रहा है, हमको अपने बारे में क्या नहीं बता रहा। लेकिन ये कि फिर उसके आगे जो मंज़िल आ जाती है, उस मंज़िल में गालिब को मजबूरन ये कहना पड़ता है कि ये शेर अगर मैंने ना कहा होता तो क्या होता? ठीक है, वरना हो कोई और कह लेता। अब जैसे वो मशहूर वाक़या है कि जो मोमिन का शेर था कि साहब तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। अब ज़ाहिर है कि बहुत मशहूर शेर है, बहुत सच्चा और बड़ा शेर है इतना। इसको इसको कि जिस तरह से भी कहिए आप अपने ज़ाती मामले पर लाइए, किसी मामले पर लाइए, आपको ये दुरुस्त मालूम होगा। अब मुझे हाल ही ने लिखा है कि साहब गालिब कहा करते थे काश मोमिन खां सारा दीवान मेरा ले लेता, ये शेर मुझे दे देता। तो ये उन्होंने क्यों कहा? एक तो ये कि ठीक है भई अब तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे तारीफ़ करनी है अपने दोस्त की, मैंने तारीफ़ की इंतहा कर दी। तो यहाँ तक कह दिया कि साहब मैं अपना पूरा दीवान देने को तैयार हूँ, ये शेर तुमसे ले लूँ। तो मैं उस पर अपने समझूँ कि मैं सफल हो गया, कामयाब हो गया। लेकिन इस शेर में है क्या आखिर? इस पर अगर आप गौर करें कि शेर में है क्या, तो अब आपको अगर हर ज़माने में नहीं तो मैं तो कहता हूँ हर इंसान को इसमें अलग-अलग बातें नज़र आएँगी। अब कुछ लोगों ने गालिब पर इल्ज़ाम लगाया कि साहब देखिए गालिब ने तारीफ़ की थी इस शेर की बहुत। वो कहा कि काश ये शेर मुझे मिल जाता तो मैं पूरा दीवान दे देता। लेकिन फिर भी उनसे बस नहीं हुआ, उन्होंने इसको नकल कर ही लिया। तो पहली बात तो ये है कि नकल करना कोई बुरी बात नहीं, हमारे यहाँ हम तो नकल रोज़ाना करते रहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि बुरी बात भी है, तो जो शेर गालिब ने कहा वो इतना इतना अलग का शेर उन्होंने कहा कि ये ताज्जुब मालूम होता है कि सिर्फ़ एक लफ्ज़ की बिना पर कि हम अकेले हैं। है आदमी बजाए खुद एक मैशर ख़याल। अब देखो मैशर पे गौर करो, मैशर के कई माने हो, हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है क़यामत के मानी में आता है। असल माने होते हैं उठाया जाना। जब कोई चीज़ उठती है उसको कहते हैं मैशर। हशर के माने जो उठता है वो चलता है। इसीलिए जब क़यामत होगी, जब प्रलय होगा, जब सब जमा किए जाएँगे वहाँ पे, सब उठाए जाएँगे जहाँ भी होंगे वो।
उठाए जाएँ। तो मैशर के माने होता है जहाँ बहुत तरह-तरह के, भाँत-भाँत के, दूर-दूर के, न जानने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले। और ये भी कहा गया है कि उस दिन तो लोग पहचानेंगे भी नहीं कि तू कौन है, मेरा बाप है कि मेरी माँ है। तो है आदमी बजाए खुद एक महशर ख़याल। अब इसमें जो जब अब हमने हमने अब पढ़ा जाकर, जब हमने एमए में अंग्रेजी में किया, तब कहा गया कि साहब कोई चीज़ होती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस भी कोई चीज़ होती है। कि साहब मालूम हुआ आपने ख़यालात का बयान कर रहे हैं, तसलसल कोई नहीं है, तरतीब कोई नहीं है, रब्त कोई नहीं है, सिलसिला कोई नहीं, बस कहे जा रहे हैं। जैसा आपको मालूम होगा कि यूलिसीज़ जो बहुत बड़ा नावल है, उसके आखिरी 80 सफ़े में जो बस मेडिटेट कर रही है, वो अपने दिल में बैठे-बैठे बोल रही है, सारे 80 सफ़े में न कोई पंक्चुएशन है, न कोई पैराग्राफ है, तो ख़यालात चले आ रहे हैं। अभी ये ख़्याल आ रहा है कि ये फूल है, इसको लिली कहते हैं। फिर ख़्याल आया कि अच्छा लिली को तो उर्दू में तो सोसन कहते हैं, मगर वो और तरह की होती है। फिर कहा अच्छा लिली तो सफ़ेद रंग की भी होती है, और लिली से फिर ये माने निकलते हैं कि अंग्रेज़ी में शेक्सपियर ने किसी को मैकबेथ में किसी को डाँटते हुए कहा कि तुम बड़े बुज़दिल हो, वो कहा कि तुम लिली लिवर्ड हो। मतलब अब वो फूल तो कहीं चला गया, हम पहुँच गए मैकबेथ तक। तो इसको कहा उन लोगों ने साहब ये कि शऊर की रौ है, कि उठ रही है, बह रही है और कहीं भी जा रही है, कहीं भी लिए जा रही है। तो ये आदमी तो वो पहले ही उसको दरियाफ़्त कर चुका है। जिस चीज़ को कि हम लोग कहते हैं यूलिसीज़ ने दरियाफ़्त किया, और ये नाम भी दिया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, ये तो उसके 100 बरस पहले गालिब के शेर में मौजूद है कि है आदमी बजाए खुद एक मैशर ख़याल। कि मैशर तो हर तरह का, उसमें सब तरह के लोग। फिर वो कहता है हम अंजुमन समझते हैं, खलबत ही क्यों ना हो। अब इसमें एक अजीब-व-गरीब बात पैदा हो रही है कि हम अकेले भी हैं, लेकिन अकेले नहीं भी हैं। हम अब वहाँ तो मोमिन खां का जो शेर था बहुत दूर तक गया, यहाँ तक गया कि आखिर उन्होंने माशूक को बुलवा ही लिया कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। और दूसरे से माने निकालिए कि जो अदर है, कोई भी अदर हो, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरा बाप हो, मेरा बादशाह हो, मेरी बीवी हो, कोई भी हो, सब अदर हैं। जब तुम हो तो सब कुछ अदर हो जाता है। तो मगर उसको बुलवा लिया उन्होंने, कहा कि हाँ तू आके बैठ मेरे पास, मालूम होता है कि तू बैठा हुआ है। यहाँ पे ये कि इतने लोग बैठे हुए हैं कि मालूम ही नहीं कौन कहाँ से आया, क्या कर रहा है। हम अंजुमन समझते हैं, हम अकेले बैठे तो हुए हैं। अब इस देखिए ना, अब पूरी इंसान की नफ्सियात का एक नया पहलू नज़र आता है। अब ये कहना कि इस शेर को मोमिन के शेर से उन्होंने चुरा लिया, ये भी एक ज़्यादती की बात है, लेकिन खैर ज़्यादती लोग करते ही रहते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादती बहुत हुई हमारे ज़माने में। और वैसे हम बता दें आपको एक बात, ये आप समझ लीजिए आप लोग इस बात को, कि ये शेर चुराने और मज़मून चुराने का जो आइडिया है, ये हम लोगों का नहीं है। संस्कृत में नहीं है, अरबी में नहीं है, फ़ारसी में नहीं है, शायद चाइनीज़ में भी ना होगा। ये तो बकौल एक बड़े भारी क्रिटिक हैं, मार्क्सिस्ट, तो मैं नए ज़माने के मानने वाले बहुत बड़े-बड़े, और उन्होंने कहा कि साहब ये तो कैपिटलिस्ट आइडिया है। कि जो मैंने कि अगर मैंने शेर कहा तो मेरा शेर है, ये कॉपीराइट लग गया मेरे ऊपर। पवन कैसे कह रहा उसको है, ये फलाँ ने कैसे ले लिया ये ख़्याल। तो ये झगड़े जो पैदा हुए ख़्याल-व्याल के, ये हमारे यहाँ नहीं थे। हमारे यहाँ तो कहा गया कि सृष्टि तो बिल्कुल एंडलेस है। इसमें मज़मूनों में कोई हद नहीं है, बातों में कोई हद ही नहीं है। किसी का किसी पे कोई कोई कब्ज़ा नहीं है कि वो जो वहाँ बैठी हुई जो चीज़ है वो तेरी है, यहाँ जो बैठी हुई चीज़ मेरी है। तो ये कहना कि तो लिहाज़ा ये असल में एक उस तहज़ीब का एक तरीक़ा था, इसको कि बाद के लोगों ने, बल्कि हमने हमारे बाद में उनके बाद के लोगों ने नाम दिया इस्तक़बाल करने का। इसके 2 माने होते हैं। इस्तक़बाल करना माने टू वेलकम, आगे जाना। एक माने होते हैं कि अच्छा आप तशरीफ़ रखिए, अब मैं कहता हूँ। तो इसका इस्तक़बाल कर रहे हैं। तो अगर किसी के मज़मून को, किसी के शेर को हमने उसके जवाब में कुछ कहा, तो ये उसका इस्तक़बाल हो रहा है। तो उसका उसको उसको उसका उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो रही है। ख़ैर, तो मैं ये बहुत लंबी बहस, इसमें आप कहाँ जाएँ। एक बता दिया मैंने कि आजकल लोग बहुत कहते हैं साहब मेरा मज़मून ले लिया, मेरा ख़्याल ले लिया, मेरा लफ़्ज़ छीन लिया। भैया लफ़्ज़ न तेरा है, न मेरा, न तेरे बाप का है। वो तो कायनात का लफ़्ज़ है, दुनिया में है, सृष्टि में है, हर तरफ है वो। जिसको हाथ लग जाए उसी का है। तो वो ये कहना चाहते हैं, हम अंजुमन समझते हैं। अब तुम लोग बैठे हुए हो, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं जानता, कुछ लोगों को मैं जानता ही नहीं, और बाहर निकल के भूल भी जाऊँगा कि कौन आया था, कौन नहीं आया था। आप भी मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत, बाहर निकल के शायद भूल भी जाएँगे। तो ये अंजुमन है कि आए गए अपने बैठे-बैठे। पर फारूकी साहब, ये कोई चुरा ले किसी का शेर तो कभी-कभी बुरा भी लगता है। अब फिराक साहब के साथ हुआ कि एक यंग पोएट ने उन्हीं की मोरलेस कपलेट पढ़ दी, तो बाद में फिराक साहब से उसने कहा कि साहब मेंटल एक्सीडेंट हो गया था। तो फिराक साहब ने कहा बरखुरदार, मैंने प्लेन का प्लेन से एक्सीडेंट देखा है,
मैंने ट्रेन से एक्सीडेंट देखा है, पहली बार साइकिल और प्लेन का एक्सीडेंट देखा है। तो ये जो आजकल सियासत में भी होता है, हर सरकार कहती है कि हमारी पुरानी चीज को चुरा करके चालू कर दिया है। पर एक शेर है गालिब साहब का, मैं चाहूंगा आप उस पर कुछ बोलें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब, जैसा गालिब के जमाने में भी एक दौर जा रही थी मुगलों की, अंग्रेज आ चुके थे, ब्रिटिश रेजिडेंट दिल्ली में था, पर जब जाता था जहां पना से मिलने तो नजर पेश करता था, 7 बार झुककर सलाम करता था, और मुगल बादशाह खुद 11.5 लाख रुपए की पेंशन पर था। ये एक अजीब धूप छांव का दौर था। तो आज के दौर में भी एक गालिब का शेर है, अभी मैं बात कर रहे थे तो मेरे जहन में आया, चलता हूं थोड़ी दूर हर एक तेज रौ के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। क्या हम लोग भी अब पहचान नहीं पाए? अरे यार, अब तो उल्टा मामला है, खूब पहचानते हो तुम लोग, ऐसा नहीं। इसीलिए कुछ ज्यादा ही पहचान गए क्या? ज्यादा पहचान गए हो। जो सूरज उग रहा है उसको पहचानते हो, जो डूब रहा है उसको नहीं पहचानते हो। तो नहीं, मगर देखो, अब ये मैं कह रहा हूं कि अगर इस शेर को हम जाहिर है कि सियासत में ले जाना मैं पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई सियासी मानी निकलती है तो निकालो। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ भाई, मैं जिंदगी भर कहता रहा कि जिस शेर से जितने मानी निकल सके निकालो, अगर उसके टेक्स्ट में वो मानी मौजूद हैं। अगर वो टेक्स्ट में नहीं है तो हम बिल्ली कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इसके मानी है राजा, तो मैं इसको नहीं मानूंगा। हाँ, अगर टेक्स्ट में है तो मानूंगा। अब चलता हूँ थोड़ी दूर, इसमें ये दरअसल देखो तो तुम, ये पूरी इंसान की इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट की दास्तान इस शेर में है कि जो भी आया उसने नया पैगाम दिया, हम उसके पीछे पीछे हो लिए। कुछ जगह मालूम था कि ये पैगाम तो फेल हो गया, या अगर फेल नहीं हुआ तो जिस काम के लिए हम समझे थे ये काम आएगा वो काम नहीं आया, या जो मसला हमारा था वह यहाँ हल नहीं हुआ, किसी और ने कोई नया पैगाम दिया, कोई नई बात कही, वहाँ चले गए। तो ज़िंदगी तो शुरू से ही, जब से इंसान ने सोचना सीखा है और सोच करके उसको बताना और लिखना और बोलना सीखा है, ये हमेशा ये सवाल रहा है आखिरकार कि हम जो भी नई बात आती है, अब जैसे देखिए ना, बहुत ही सामने की बात है कि एक ज़माने तो लोग समझ रहे थे कि साहब ज़मीन जो है वो सारी यूनिवर्स का मरकज़ है, कायनात का मरकज़ है। सूरज इसके चारों तरफ घूमता है, चाँद चारों तरफ घूमता है, तारे चारों तरफ घूमते हैं। और इसको बहुत देर लगी, बहुत लोगों को, हमारे संस्कृत के भी साइंटिस्टों ने, मुसलमान साइंटिस्टों ने, सबसे आखिर में यूरोपियन साइंटिस्टों ने इसको डिस्कवर किया। यार ऐसा नहीं मामला, उल्टा ही मामला है यार। ज़मीन चारों तरफ घूम रही है और ज़मीन बेचारी कहीं मरकज़ नहीं, बल्कि वो तो एक किनारे बैठे हुए एक इस सृष्टि के, कायनात के, जिसे कहना चाहिए कि डोर मैट पे बैठी हुई एक जानवर है, और ज़्यादा नहीं उससे। मगर मालूम हुआ, अब एक बड़ी बात बनी। फिर न्यूटन ने कहा कि साहब नहीं, इसमें एक बात और भी है कि साहब बहुत से ऐसे लॉज होते हैं जो कि इनएविटेबल और बिल्कुल अमिट हैं, नेचर के अंदर मौजूद हैं। मसलन ये कि एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, वगैरह वगैरह वगैरह। अब कुछ दिन बाद हम लोग इसी पे चलते रहे, बहुत दिन तक पूरी न्यूटन की पूरी मैथमेटिक्स, पूरी ज्योमेट्री, पूरी फिजिक्स हम उसको मानते रहे। फिर वो एक बंदा आया, उसने कहा जी सब गलत कह रहा है, इसको कुछ नहीं मालूम है। टाइम असल में असल चीज़ होती है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। अब उस पर रिलेटिविटी जब पड़ी साहब तो कुछ और ना, मतलब कहीं इंसान रुकता नहीं है, इंसान बेचारा ढूंढता फिरता कि मुझे क्या मिले। अब जैसे कहा जा रहा है ना कि भाई अल्लाह मियाँ ने पैगंबर भेजे, ऋषि मुनि भेजे, अवतार भेजे, एक के बाद एक काहे भेजे, ताकि भाई लोगों को समझाएं कि देखो ऐसा नहीं ऐसा है। बल्कि ये भी कहते हैं मुसलमान में कुछ लोग कि साहब मैसेज को इम्प्रूव भी करता गया जो नया मैसेंजर आया होगा। लेकिन ये कि बात तो वही है ना कि जब वो मैसेंजर आया हम उसके पीछे हो लिए, अब नया आ लिया हम उसके पीछे जाना चाहते हैं, ये हम ले जाए जा रहे हैं। तो ये तो इंसानी इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट की हिस्ट्री इसमें बयान हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है भाई कि अब आज के ज़माने में चींटियों का और जुगनुओं का और चींगरों का खेल है, उसमें भी वही लगता है जैसे अब लग रहा है। तो वो तो ये तो हमारी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन हम आज वो ज़माना भी देख रहे हैं कि शेर को अब यहाँ लगा लगते हुए देख रहे हैं कि मालूम है जो आगे दौड़ा पीछे पीछे उसको हम हो लिए। तो ये तो भाई बात सही है। देखो, शायरी को हम लोग जो हकीर समझते हैं, हमारे यहाँ जो समझा जाता रहा है, अब जैसे तुमने फिराक वाला बड़ा जुमला, अच्छा जुमला सुनाया, लतीफ़ा सुनाया। फराज साहब का लतीफ़ा जो ज़ाहिर है कि बहुत लाजवाल हैं, मजाज के सामने भी कुछ नहीं है। अगर कोई उनको जमा करे, मजाज ज़्यादा मशहूर हो गए
इनके लतीफ़े लोगों ने ज़्यादा नहीं लिखे हैं। जैसे ये लतीफ़ा जो है कि साइकिल का टकराव एक इंजन से कहाँ से मैंने कब देखा हूँ भला मैं, कब देखा? तो मगर देखो ये फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे ज़माने का किस्सा है। तो पहले ज़माने में तो ये आम बात थी कि आपने कोई कोई कहानी लिखी, कोई 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 आपने कोई मैं कोई पोएम लिखी, मैंने उसको उसके जवाब में फिर एक पोएम लिखी, उसमें मैंने कोई और आइडिया लगा दिया। तो आइडिया लगाना कोई बुरी बात नहीं है, आइडिया से आप काम कौन-सा ले रहे हैं? अब जो साहबज़ादे थे वो साइकिल को से अपने वो रेलगाड़ी का काम लेना चाह रहे थे, तो वहाँ गलती कर रहे थे वो। अगर अपनी साइकिल को रेलगाड़ी बना लेते तो कोई बुरी बात नहीं थी। एक साहब थे यगाना साहब, नाम सुना होगा आप लोगों ने, लास्ट सेंचुरी के मिडल तक रहे, फिर सन 56 में मरे। बड़े बीहड़ आदमी थे, सबसे लड़ा करते थे। उन्होंने पूरी किताब लिख मारी गालिब शिकन, और उसमें कहा साहब देखिए साहब ये क्या बात है साहब, देखिए ये तो गालिब का हर शेर तो चोरी का है, कोई फारसी में से चुराया है, कोई उर्दू से चुराया है। तो मगर उनका ज़माना आते थे लोग ये भूल चुके थे कि चुराना तो काम ही हमारा है भाई, कौन सी इसमें बुरी बात है। खुद उनकी जब मैंने उन पर मजमून लिखा और उनकी तनकीद लिखी, तो मैंने कहा दादा वही काम तो तू भी कर रहा है। जब वो कहते हैं कि साहब वो ज़िंदगी में तो वो महफ़िल से उठा देते थे, अब मर गए पर कौन उठाता है मुझे, ये तो गालिब का शेर है। तो वो उन्होंने फ़ौरन टाँक दिया कि मैं नंगे महफ़िल मेरा मुर्दा मेरा ज़िंदा भारी, कौन उठाता है कौन बिठाता है। बात तो फिर वही रही। तो भाई ये तो हम नहीं कह सकते और शायद। कहीं ना कहीं फारूकी साहब शायर को या लेखक को या चिंतक को या थिंकर को कभी कभी ये ख्याल जरूर आता होगा कि जो मैं कह रहा हूं, जिस बात को मैं दोहराना चाहता हूं, जो बात मैं चाहता हूं लोगों के कानों से जहन तक पहुंचे, कुछ सोच उपजे, कभी कभी एग्जिस्टेंशियल डाउट तो होता होगा कि भाई आज लिखी किताब, अब मैंने भी 20-22 किताबें लिख ली हैं, कुछ बिक भी गई, कुछ ज्यादा बिकी, कुछ कम बिकी। इस तरह की डाउट गालिब को भी होती होगी। मतलब मुझे फिर से, अगर आप माफ करें तो, फिराक साहब का एक वाकया याद आ रहा है कि उनके साथ यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद थे। वो हर साल एक नई किताब लिख देते थे। तो एक जगह कहीं मिले फिराक साहब से, उन्होंने कहा साहब मेरी नई किताब शाया हो रही है। तो फिराक साहब ने कहा भाई ईश्वरी अब तुमने बहुत लिख लिया, कुछ पढ़ भी लो। तो पढ़ना भी जरूरी है। तो ये जो एग्जिस्टेंशियल डाउट गालिब को भी, 66 रुपए की पेंशन, और जिसके लिए लड़ने के लिए वो कलकत्ते तक पहुंच गए, 66 रुपए 8 आने, ये पेंशन, और उस पेंशन पे गुजारा, और साथ में कल्लू, साथ में घोड़ा गाड़ी होनी चाहिए। अपने को नवाब भी मानते थे, मिर्जा नौशा जहां पनाह किलाए मोहल्ला में बुलाते थे, तो गालिब साहब कोई आम नागरिक या कोई नया शहर की तरह तो जाते नहीं थे। गालिब साहब गालिब थे, और वो पेंशन उतनी थी 66 रुपए। चले गए कलकत्ते इस उम्मीद में कि वहां वो दूनी हो जाएगी। जब वहां से भी शिकस्त पाई तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, किस सोच में, इसीलिए तो रहबर की तलाश है। उन्होंने लिखी चिट्ठी टू हर मैजेस्टी द क्वीन, हर हाइनेस, कि भाई आप इसमें दखल दीजिए, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही। तो कहीं ना कहीं इस पेंशन पे, या ये 66 रुपए थे, उस पर वो दीवान लिख रहे थे और शायरी कर रहे थे और कह रहे थे कि बस के मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। वो कुछ कह रहे थे, किसी से कुछ कह रहे थे कि इंसान बनो, आदमी ही होना काफी नहीं। वो कुछ कन्वे करना चाह रहे थे, और उनकी शायरी में इस तरह की बहुत गहरी डीप सोच है परत्वे कुर्स शबनम को फना की तालीम, फ्रॉम द रेज ऑफ द राइजिंग सन द ड्यू ड्रॉप लर्न्स ऑफ इट्स डिमाइज, है परत्वे कुर्स शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक।
From the rays of the rising sun, the dewdrop learns of its demise. I too am, until a benevolent glance does me surprise. तो ये जो कुछ कहना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं फारूकी साहब एक एग्जिस्टेंशियल डाउट नहीं होती है शायर को? ऐसा है कि देखो, डाउट तो उनके यहाँ बहुत तरह के थे, और मगर जिस तरह का डाउट तुम बता रहे हो उसके बारे में, खैर अभी छोड़ो, अभी इसके बारे में जो तुमने शेर पढ़ा, परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, तो उसमें एक पहली बात तो कि तालीम कह रहा है वो, कि जब सूरज निकल करके अपनी किरणें फैलाता है हमारे तुम्हारे ऊपर, तो हमको मरने की तालीम देता है। आमतौर पर तो ये कहा जाता है कि साहब सूरज ना हो तो लाइफ भी ना हो, सारा सपोर्ट लाइफ का जो है सूरज से मिलता है सब। तो वो उसकी उल्टी बात कह रहा है कि साहब जिस चीज़ को कि हम लोग लाइफ सपोर्ट मानते हैं, बल्कि सोर्स मानते हैं लाइफ का, वो आपको सिखा रहा है कि अब जाइए। और सबूत ये देता है, ज़ाहिर है सबूत ये नहीं देगा साहब कि आइंस्टाइन ने ऐसे कहा है कि ई इज इक्वल टू टू एम सी स्क्वायर, बल्कि सबूत ये देता है कि जब बूंद गिरती है शबनम की और सूरज के वो सूरज के निकलने की ज़रा सा पहले फूल के ऊपर, तो फूल चमक उठता है, गोया उसके ऊपर एक मोती बरस गया। लेकिन वो सिखा रहा है उसको कि बेटा देखो, बस ये बस उतना ही है, ये चमक जो अभी आई है ये बस मेरे निकलने तक है, मेरी निगाह पड़ी तुम्हारे पर, तुम खाक हुए। अब इसमें अब एग्जिस्टेंशियल, अब जो बात है वजूद के बारे में, वो ये नहीं है कि सिर्फ कि मैं क्यों क्यों बनाया गया, ये क्या हूँ, ये तो अभी आता है बाद में या नहीं आता, लेकिन उनको ये डाउट नहीं है कि हम सबको डिस्ट्रॉय ही होना है। और ये ऐसी एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसकी तरफ जितना गालिब को एहसास था उतना किसी को नहीं था। ये हमारे समझने की बात है कि अगरचे उससे हमें एक तरह की बेहिम्मती पैदा होती है, लेकिन जब वो ये कहता है कि मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक, एक बार अगर आपने मुझे देख लिया तो मैं ख़त्म। जैसे कि सूरज की निगाह पड़ी और शबनम फ़ौरन उसके कतरा फ़ौरन उसका इवेपोरेट कर जाता है। और इसको उन्होंने तरह-तरह से कहा है, और इस तरह से ऐसी इमेजरी लाए हैं, ऐसे-ऐसे ख़्याल लाए हैं जो कि उस ज़माने के लोगों को सोचते हुए नहीं होंगे कि हैं ज़वाल आमादा अज्ज़ा आफ़रीनिश के तमाम, ऑल द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन। एक को नहीं कह रहा है कि हमको कहे, तुम्हें कहे, फूल को कहे, पहाड़ को कहे, पेड़ को कहे, सारे एलिमेंट कह रहा है। अज्ज़ा हैं ज़वाल आमादा, दे आर ऑलरेडी इन डिक्लाइन, हैं ज़वाल आमादा अज्ज़ा आफ़रीनिश के तमाम, मेरे गर्दू है चिरागे रह गुजारे बादियाँ। कि एक बहुत हवा चल रही हो सड़क पे, तुम वहाँ एक चिराग जला के रख दो, वो सूरज की हालत है कि आज है कल नहीं है, बुझ जाएगा फौरन। ये जो बहुत बड़ी इसमें जो 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 शऊर मिलता है ज़िंदगी के बारे में, दो तरह से मिलता है। एक तो यही मिलता है जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक तरह की बेहिम्मती आती है, यार अरे क्या है भाई, क्या रखा है, मरना तो है ही, पिटना तो है ही, कटना तो है ही। मगर एक ये भी है, जैसे हमारे दोस्त इरफान सिद्दीकी मरहूम का शेर था कि रात को ख़त्म तो कर सकता नहीं, लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। तो हम यही काम कर सकता है कि हम नुकसान थोड़ा-सा कर जाएँ बस। तो मगर ये है कि एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन तो नहीं पैदा होता, बल्कि ये पैदा होता है कि हम असर्शन के पैदा करते हैं इसमें। हम ये कहते हैं कि जो छोटी-छोटी चीज़ें जो जो कह रहे हो, अब ये एक बहुत बड़े शायर के क्या किसी भी जिसको कहना चाहिए ज़रा से भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी को, कि जब वो लिखते हैं कि साहब वो किले में मैं गया तो मैंने 2 शेर का क़िता लिख के पेश किया तहनीयत में, वरना 2 रुपए नज़र करने पड़ते। अब जिस आदमी को नहीं, वो उसको ये ज़्यादा दुःख है, उसके लिए शेर कहना आसान है, लेकिन 2 रुपए निकाल के बादशाह को देना मुश्किल है। ये जिन्होंने उस बेचारे हमारे गालिब को बुरा भला कहा, तो ये भी देख लेते हो कि वो क्या कह रहा है कि मैं नज़र को तो गया, लेकिन मैंने 2 रुपए देने पड़ते, लिहाज़ा मैंने 2 शेर नज़र कर दिए। तो ये एग्ज़ैजरेशन की अलामत नहीं, बल्कि ये अलामत तो ज़वाल की है। ये अलामत तो ज़वाल की कि मैं जो इक़लीम सुख़न का बादशाह कहलाता हूँ, जो खुद मेरे बादशाह ने जो मुझे खिताब दिए, मान लीजिए वो झूठे हैं, फ़र्ज़ी हैं, नकली हैं, नजमुद्दौला भी हूँ मैं, और दबीरुल मुल्क, दबीर कहते हैं मुंशी को, जो लिखता है, जो लिखने का काम करता है, रिकॉर्ड करता है। हमारे आपके नज़र में ब्यूरोक्रेट समझ लीजिए आप उसे। तो दबीरुल मुल्क नज़ाम जंग, नज़्म का माहिर है, नज़्म सब कुछ है, लेकिन उसको 2 रुपए देना भारी पड़ रहा है 2 शेर कहने के मुकाबले में। तो ये है असल में कि उनको ये डाउट इस तरह का, तो वो इसको डाउट नहीं मानता, वो कहता है भाई ये तो है, इट्स द वे ऑफ लाइफ, इट्स द वे दैट वी आर बोर्न टू लिव, इट्स द वे वी आर मेड टू लिव। इसमें और कुछ चारा उसका कुछ भी नहीं है।
ये समझना कि इससे हम निकल जाएंगे अलग। हम साथ चलते हैं तेज रहो के, थक हार के बैठ जाते हैं, फिर किसी को और पकड़ लेते हैं। बस ये भी है कि हम एक चिरागे रह गुजारे बाद हैं, लेकिन जब तक हम हैं तब तक तो हम रहेंगे। बहादुर शाह जफर से गालिब को बाद में पेंशन के अलावा शायद कुछ छोटी मोटी रकम मिली थी, 50 रुपए या महीना है, वो बाद में बंद भी हो गई। तो वो जो सेल्फ डेप्रिकेशन है ऑफ अ पोएट, the interesting thing is that in that self deprecation there is still the assertion of his primacy as a poet and a thinker. तो गालिब कहते हैं, गालिब वजीफा खार हो तो शाह को दुआ। अब वजीफा मिल रहा है तो शाह को दुआ दो। गालिब वजीफा खार हो तो शाह को दुआ, वो दिन गए जो कहता था नौकर नहीं हूं मैं। तो एक तरफ तो ही इज सेइंग कि भाई आई हैव जस्ट बिकम लाइक यू कॉल्ड मी इन माय पास्ट इनकारनेशन अ ब्यूरोक्रेट। तो ही हैड बिकम दैट, वजीफा मिलता था, वो लिखते थे, कसीदे लिखे चाहे कुछ लिखे। तो एक तो ये है, पर वही पोएट कह सकता है। और हम, मैं सोचता हूं यहां हम खत्म करेंगे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और इसका अंदाज़ा बयां ये है, शेर पढ़ा, किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, क्यों नहीं मुझसे प्यार करता है, कोई नहीं समझता कि मैं भारी भरकम एक बहुत अजीज आदमी, लालो जवाहिरो जरो गौहर नहीं हूं मैं। अब इसमें कितने मायने निकलते हैं आप गौर कर लीजिए कि चलो भाई कुछ नहीं तो मुझे लालो जवाहिर ही मान लो, ये तो कह लो कि साहब ये एक मोती है कि हीरा है, इसलिए मुझको अजीज रखो। तो ये कि मैं इससे बढ़ के हूँ तब भी ये नहीं रखते हो तुम। ये कितने मायने निकलते हैं इसमें। तारीफ भी कर रहा है ममदू की कि तुम तो हकीर समझते हो लालो जवाहिर जरो गौहर को, तुम तो असल चीज़ समझते हो जो इंसान का असल तत्व है, तो मुझे क्यों नहीं अजीज मानते हो। तो मतलब ये कि ये तो बात बिल्कुल सही है। शायर, हमारे ऐसा शायर जब होगा जो हमारी तरह माने जो हमारी उर्दू तहजीब का शायर होगा, तो उसमें तो असर्शन तो वो करेगा ही, लेकिन उस हर अलग अलग तरह के असर्शन होते हैं ना। अब ये भी एक तरह का असर्शन है कि सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे अगर दिले बेमुद्दा होते। मीर का शेर है, अगर हमारे दिल में कोई तमन्ना ना होती तो हम खुदा होते, लेकिन ये आरजू होने की वजह से जो हमारे आरजुएं हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, हम बंदों की तरह मजबूर हो जाते हैं। अब जाहिर है इसमें दुनिया भर की फिलासफी निकल सकती है भाई, अब लेकिन निकालो। लेकिन ये कि इंसान का ये डिलेमा है, इंसान का ये डिलेमा है कि वो लेना भी चाहता है और लेना नहीं भी चाहता। वो जीना भी चाहता है और जीने से भागना भी भागता भी है, लेकिन क्या करेंगे वो मजबूर है। इसीलिए वो आखिर में कहता है कि काहिर हो तो रो क्यों रहे हो भाई, गालिब खस्ता के गालिब बेचारे खस्ता थे, बीमार बूढ़े आदमी थे, शायर वायर थे, गए चलिए अपना काम चलाइए। कल आपको कंप्यूटर क्लास रन करना है, किसी को अपना पोस्ट पेड का बिल भरवाना है, किसी को कुछ करना है, उसी में लगे रहिए। यहाँ क्या रखा है। आदाब। पर आखिरी में मैं एक मीर का शेर जो कि अभी फारूकी साहब ने पढ़ा, एक बात याद रखिए, चाहे उसके बगैर हाय हाय हो या ना हो, जो पोएट है ना, जो शायर है, वो कुछ कहता है और उसके आगे कभी कभी कुछ मांगता ही नहीं है। और मीर का शेर है, आगे किसी के क्या करें दस्ते तमा दराज, आगे किसी के क्या करें दस्ते तमा दराज, दिस हैंड ऑफ वांट व्हाई शुड आई स्ट्रेच इट बिफोर एनीवन, आगे किसी के क्या करें दस्ते तमा दराज, ये हाथ सो गया है सिरहाने धरे धरे।